दोस्तों FM 90 देवगिरी वाणी आवाज मराठवाड्याचा मैं हूं आपके साथ आरजे संध्या। और आज हमारे साथ है जिन्होंने बचपन से रेडियो सुना है, जिन्होंने आकाशवाणी उर्दू सर्विस सुनी है, उर्दू की न्यूज़ सुनी है, उनके लिए ये जाना माना नाम है। बहुत बड़ी हस्ती है आज हमारे साथ। बस उनका परिचय उनकी आवाज में वो खुद देंगे। मैं संध्या जी सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ 90 FM देवगिरी वाणी शुरू करने के लिए। हमारे शहर के, हमारे इलाक़े मराठवाड़ा के बहुत ही मोतबर और बहुत ही अच्छे तालीमी इदारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देवगिरी कॉलेज में आपने इसे शुरू करके या इसे शुरू करवा कर एक अहम काम किया है जो वक्त की ज़रूरत भी थी। अब मेरा तारुफ तो कुछ है नहीं सिवाय इसके कि ऑल इंडिया रेडियो जिसे आकाशवाणी कहा जाता है उसमें मैंने तकरीबन 38 बरसों तक मुलाजिमत की है, अपनी आवाज़ दी है। और आवाज़ का सिलसिला भी कुछ यूँ शुरू हुआ कि मैं नहीं जानता था कि मेरी आवाज़ माइक के लिए सूटेबल है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं खान मुकीम खान आपको ये बताऊं कि आकाशवाणी में मेरी एंट्री किस तरह हुई थी, मेरा दाखिला किस तरह जी हुआ था। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। और हम बचपन से सुनते आए थे कि ये आकाशवाणी है, जो आपकी जो शैली है उस अंदाज में आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। जी तो हुआ ये, मैं कुछ 77 में जब यूनिवर्सिटी में MA हिस्ट्री कर रहा था जी, उस वक्त 1977 में रेडियो प्रोग्राम शुरू हो गए थे और सबरंग के नाम से एक प्रोग्राम यहाँ अपने आकाशवाणी औरंगाबाद, जब उसे आकाशवाणी औरंगाबाद परभनी कहा जाता था, तो वो चल रहा था। तो शायद वहाँ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे लेट कबीर अहमद साहब। तो वो नए चिराग, जैसा युवावाणी होता है ना, तो वैसे ही नए चिराग के नाम से नौजवानों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था। और किसी तरह पता नहीं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तलाश कर रहे थे, तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। तो मुझे ये ऑफर आया कि किसी एक डिस्कशन पैनल में आपको आकर किसी, मैं विषय भूल गया हूँ लेकिन कोई एक अच्छा सा विषय था, नौजवानों ही से मुताल्लिक़ रहा होगा। उन्होंने बुलाया, मेरे साथ 2-3 और लोग थे। मैं जो मुकर्ररा तारीख़ थी, मुकर्ररा वक्त था, उस पर आकाशवाणी पहुंचा। आकाशवाणी जाने का एक एक्साइटमेंट तो था ही। वो यूँ था कि उस वक्त आकाशवाणी के सिवा कुछ था ही नहीं। हमारे पास टीवी तो आया नहीं था। तो हम गए, लेकिन चूंकि अब नौजवानी की उम्र संध्या जी आप जानती हैं कि ऐसी होती है कि आदमी बड़ा निडर होता है, उसे कुछ कहीं खौफ वौफ तो उसके जहन में, दिमाग में, दिल में कहीं होता ही नहीं है। तो माइक का खौफ, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि माइक से जी डरता है। तो मैंने कहा यार तुम तो कोई जानदार चीज़ों से डरा करो, माइक से कैसे डरते हो, बेजान चीज़ों से क्या डरना है। तो खैर मैंने वो डिबेट में हिस्सा लिया। और बाहर जब हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के बाद निकल रहे थे तो वही प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा मैंने कहा जी मैं मुकीम खान। तो बोले आप इधर आइए। वो उस वक्त संध्या आप वहाँ रही हैं, काम किया है आपने, तो आप जानती हैं फर्स्ट फ्लोर पर जो बाद में शायद लाइब्रेरी बन गया, वहाँ पर ट्रांसमिशन था, वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो था और सामने ड्यूटी ऑफिस था। और जो हमारी पश्चिम की ओर का जो एक रूम है, आपको शायद याद आ रहा हो, वहाँ से ब्रॉडकास्ट करते थे प्रोग्राम। तो उन्होंने डोर खोला और मुझसे कहने लगे कि भाई आप आइए इधर। वो ड्यूटी रूम लेकर गए, शाम मुझे बिठाकर कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, हमें कैजुअल अनाउंसर्स की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि क्या होगा इसमें, क्या करना होगा। नहीं आपको सबरंग के लिए। तो मैंने कहा मेरी आवाज़, आप ही की आवाज़ से मुतासिर होकर मैं आपसे ये एप्लीकेशन मांग रहा हूँ। तो बड़ा दिलचस्प वाक़या है। बाहर मैंने वो एप्लीकेशन दी, 2-4 दिनों के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, फिर कुछ ट्रेनिंग हुई और कहने लगे कि अब आप तो सीधे एयर पर चली जाइए। अब
मैं जिस दिन मेरा वो 14 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन वाइन करवाया। अब मेशराम साहब स्टेशन डायरेक्टर थे वहाँ के, और जिस वक्त 7:30 बजे सबरंग प्रोग्राम नशर होता था, मैं वक्त से पहले पहुंचा। वो अनाउंसमेंट्स लिख ली थी, वो अनाउंसमेंट दी, तो वो आप जानती हैं, वो हम जब सबरंग पेश होता था तो उर्दू अनाउंसर वहाँ आता था और मराठी अनाउंसर अपनी जगह छोड़कर बाजू अता सादर करिता होत सबरंग। तो वो मैं गया, फिर मैंने वो फेडर ऑन किया, और जब क्योंकि अनाउंसर नाम तो नहीं लेते थे, कि जब कहा कि ये आकाशवाणी औरंगाबाद परभनी है, पेश है सबरंग, सबरंग में आज आप सुनेंगे। अब वो सिलसिला शुरू हुआ। अब वो वहाँ से एक प्रोग्राम खत्म हुआ तो अविनाश पाईगुड़े साहब, जो बहुत एक ज़माने तक न्यूज़ रीडर रहे हैं हमारे, उन्होंने खबरें पढ़ी हैं यहाँ से, प्रादेशिक बातमियाँ, तो वो बड़े खुश हुए, कहने लगे तुम्हारे चेहरे पर कोई ऐसा डर वर तो था नहीं, बहुत आसानी से दे दिया। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे थोड़ा सा कॉलेज में मेरी तालीम, मेरा ग्रेजुएशन मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में हुआ था, तो वहाँ ड्रामे वगैरह में भी हिस्सा ले लिया करते थे, कुछ तकरीरी मुकाबलों में, एजुकेशन कॉम्पिटिशन्स में, तो वो कुछ लगा नहीं। बाहर यह है कि वो पहला दिन था, शायद फरवरी रहा होगा, उसके बाद कुछ अरसे तक सबरंग में काम किया। अब बस अगर आप इजाज़त दें तो ये कहना चाहूँगा कि वो दौर और आज का दौर, अब ये अलग बात है कि हर ज़माने में हर नस्ल अपने दौर को सुनहरी दौर कहती है, गोल्डन पीरियड कहती है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे आज भी वो दौर ही, क्योंकि अब आकाशवाणी पर अब थोड़ा सा मुझे सन्नाटा नजर आता है। आकाशवाणी की जो रौनकें हैं, जो गहमा गहमी थी, आकाशवाणी पर जो फनकार आया करते थे, जो बच्चे थे, जो टैलेंट था, टैलेंट सर्च करने का एक मुकाबला हुआ करता था कि हम किस तरह कहाँ से ढूंढ कर लाकर स्टूडियो में बिठाया जाता था, और लोगों को जो उसका पर्पस था, और जिस पर्पस के तहत आपने भी यहाँ FM 90 देवगिरी वाणी शुरू की है, टू एजुकेट, टू इंटरटेन एंड टू इनलाइटन द मासेस, तो वही उद्देश्य के साथ वो काम होता रहा। लेकिन अब मैं जिस सबरंग की बात कर रहा था, उसके सारे रंग गायब हो गए हैं, अब सबरंग बंद हो गया है। लेकिन खबरें जो मैंने इलाकाई खबरें देखिए, कमोबेश 28 ईयर्स 30 ईयर्स तक पढ़ी हैं, तो वो आप भी जानती हैं। ये है मेरे आकाशवाणी का पूरा मेरा एक तारुफ छोटा सा। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। आकाशवाणी का जो फर्स्ट आपकी ड्यूटी थी और ट्रांसमिशन था, उसका अनुभव आपने बताया यहाँ पर मुझे और एक सवाल है जो रहा है कि उस जमाने में रेडियो काफी चर्चित भी था और लोगों को क्रेज भी था, तो वो आपके परिजनों का क्या उस पर इम्पैक्ट था, यानी कि उनका क्या प्रतिक्रियाएं थी जो आप वहाँ पर काम कर रहे हो ब्रॉडकास्ट में? हाँ। अरे वो बड़े मजे के किस्से हैं, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। अब अगर आपने ये सवाल किया है तो जाने कितनी कहानी और कितने किस्से मुझे याद आ रहे हैं। लेकिन बड़ी सबसे अहम बात यह है कि लोगों की बड़ी मोहब्बतें हैं। एक तो खुशी इस बात की होती थी कि हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता था, तो कोई ख़राब फीडबैक भी नहीं आता था और ये आवाज़ की वजह से लोग हैरत से देखते थे कि, क्योंकि देखिए रेडियो तो एक तिलिस्म था, एक सहर था, एक जादू था, क्योंकि रेडियो ही से तो पूरी जिंदगी उनको वहां नजर आती थी। आप ड्रामों की शक्ल में, गानों की शक्ल में, और टॉक्स की शक्ल में, फीचर्स की शक्ल में लोगों का पूरा ध्यान, जैसे अब टीवी पर हो या मोबाइल में लोग आकर फंस गए हों, तब वो रेडियो में पूरा का पूरी उनकी रुचि हुआ करती थी। तो रेडियो पर्सनालिटीज जो है वो आपकी सोसाइटी की, आपके माशरे की, आपके समाज की अहम, यानी एक सेलिब्रिटी के तौर पर आप उसको ले सकते हैं। अब ये है कि हम बाहर कभी चले जाते थे, किसी को पता चलता है कि रेडियो पर बात करते हैं, तो वो जरा देखते थे और बहुत ही उनकी नज़रों में बड़ी अपनाइयत हुआ करती थी, बड़ी मोहब्बतें हुआ करती थी। हमको भी अच्छा लगता था। साफ कहने वाली बात यह है कि हम ये ना कहें, हमको भी बहुत अच्छा लगता था कि हमारी पजीराई हो रही है,
हमें लोग पूछ रहे हैं या मोहब्बत से देख रहे हैं, प्रेम से देख रहे हैं, इज्जत के साथ देख रहे हैं। इस रेडियो ने न सिर्फ ये कि रोजगार दिया बल्कि इज्जत भी दी। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। आत्मीयता, आदर और रुतबा अलग ही रहता था, जी, वो अलग ही उसका क्रेज था इसकी वजह से। और एक बताइए, उर्दू अल्फाज जो है आप जब बयां करते, यानी कि आप जब प्रेजेंट करते हो, तो उसमें एक अलग सा आपकी एक अलग सी शैली आपने डेवलप की है, यानी नहीं, विकसित ऐसा की तो है। नहीं हुआ। मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा ये भी बताऊं कि मेरा जो खानदान है, मेरे वालिद जो है वो बहुत अच्छे शायर थे। देन मेरे, शायद आपने नाम सुना हो, खान शमीम। हाँ। वो उर्दू नज्म के, जी। वो जो अलग अलग शैलियाँ, शायरी हाँ, की, गज़ल होती है, नज्म होती है, तो नज्म के बहुत अच्छे शायर हैं। ये इस बिना पर नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे भाई हैं। एक अदब के जो भी लोग हैं, अगर आप उनसे सवाल करेंगे तो वो नाम जो हमारे इलाके के उर्दू शायरों के नाम, उनमें इनका भी एक नुमाया नाम जी है। जी। तो वो एक थे। मेरी एक बहन थी, शी डाइड इन अ कोविड एपिडेमिक। वो भी राइटर थी, उनकी एक किताब अभी हमने रिलीज की है, वो भी शायरी करती थी। सबसे कमजोर कड़ी अपने खानदान की मैं हूँ। मैंने कुछ लिखा किया नहीं, लेकिन ये जो लबो लहजा है, मुझे मेरे वालिद जो है, मेरे वालिद देखिए वो क्लासिक की मौसीकी भी जानते थे, उन्होंने बाज़ाब्ता सीखी थी। और अब आपको एक बात बताता हूँ, आप शायद आपको मुनासिब रहे लगे तो उसे रखिएगा, या फिर नहीं, कि वो उस ज़माने में जब मेरे वालिद सीखते थे तो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज थी, कन्वेंशनल फैमिलीज थी। तो मुस्लिम घराने में मौसीकी बहुत एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो इनका मौसीकी सीखना भी घर वालों को गवारा नहीं होता था। लेकिन मेरे वालिद का बड़ा शौक था, तो उन्होंने शंकर राव बहरगांवकर, आपने नाम सुना होगा, वो मेरे वालिद के उस्ताद थे। और मैं ये भी बताऊं, जो जिंदगी भर मुझे, मेरी आखिरी सांस तक मुझे याद रहेगा, मैंने अपने वालिद को, अब देखिए वो, हम जब जवान हुए तो 60-70 की उम्र के थे, ही डाइड इन एज ऑफ 83। तो उससे पहले जब उनको ये इत्तला मिली कि शंकर राव बहरगांवकर अब नहीं रहे, तो वो फूट फूट कर रो रहे थे। ये उस्ताद का ताज़ीम, उस्ताद की इज्जत ये थी कि एक बूढ़ा आदमी अपने उस्ताद के लिए रोए। मेरे वालिद पठान आदमी थे, वो रोना होना तो उनको जेब भी नहीं देता था, लेकिन वो अपने उस्ताद की डेथ पर रो रहे थे। तो उन्होंने सीखा और वो शायरी करते थे। तो मुझे ये थोड़ा बहुत लबो लहजा जो आप समझती हैं कि बेहतर सा है, वो उसी वजह से मिला। मैंने कुछ किया नहीं। और मुझे उस्ताद भी जो हमारे उर्दू अदब के बड़े नाम हैं, प्रोफेसर अतीकुल्लाह है, और दूसरे नाम है क्रिटिक उर्दू के, उन्होंने हमको पढ़ाया था। तो जब आपको माहौल मिलता है ना, तो माहौल से आपकी तरबियत भी होती है। तो उर्दू की तरबियत घर से हुई, फिर वो जो माहौल था, अब उर्दू का माहौल अगर मैं कोई बगैर किसी झिझक के कहूँ तो वो नहीं रहा है जो हमने देखा, जिसमें हमारी परवरिश हुई है। जी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। उर्दू का जो लहजा है, आपका जो उच्चारण भी है, यानी सर आज इस क्षेत्र में उर्दू की जो परिस्थिति है, यानी कि उर्दू की जो अवस्था है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और रेडियो माध्यम को लेकर उर्दू का जो विकास होना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उर्दू एक अलग सी और अदब वाली जो भाषा है, इसमें बहुत महज़ब है, थोड़ा तहजीब का तहजीब ये शब्द है। उसके अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि आदाब भी बहुत अच्छे हैं। बड़ों के आदाब, जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कितना विनम्र है और कितना अदब से बोल रहा है, विनम्रता उसमें आती, झलकती है। उर्दू जबान आप जानती हैं कि उर्दू के माने ही लश्कर के होते हैं, फौज के होते हैं, जिस तरह इसमें हर जबान के अल्फाज शामिल हैं। और ज़बानें यूँ भी धीरे धीरे कुछ उसमें नई कहावतें आते हैं, नए मुहावरे आते हैं। ज़बान अपना कुछ पैराहन भी बदलती है, लेकिन ज़बान जिंदा रहती है, बाकी रहती है। तमाम ज़बानें, उर्दू ही नहीं। लेकिन उर्दू का जो माहौल था, अब वो माहौल आपको शायद कम, क्या ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। हम बात ज़रूर कर लेते हैं, उर्दू अखबारात निकल रहे हैं, उर्दू रसायल या आपके जरायद निकल रहे हों,
तो वो एक अलग बात है। लेकिन उर्दू जो आप कहती हैं ना कि एक माहौल बना रहता है, या मराठी जबान का माहौल है, वो माहौल, मैं तो समझता हूँ ये उर्दू ही की कैफियत नहीं है, शायद मराठी या हिंदी जबानों के साथ भी ये ऐसे ही है कि वो रुचि जो हुआ करती थी जबान सीखने की, वो अब खत्म हो गई। एक नया डायलेक्ट पैदा हो गया है, अब वो बड़ी हैरत होती है और बुरा भी लगता है कि जब बच्चे कहते हैं, किसी से आप कहें, वो कहता है, वो होता है ना डिजिटल पेमेंट, तो सर इस पे ऑनलाइन मार दीजिए। तो वो हमको समझ में ही नहीं आता कि क्या मार दीजिए। मैंने कहा भैया, घबरा जाते हैं हम कि मारपीट वाली बात क्या है। हाँ, मेरा रिचार्ज मार दीजिए। तो अब ये लबो लहजे तो उस वक्त नहीं थे, ये जबानें उस वक्त अदब थे उसमें। जी जी जी, और तमाम जबानों में अदब थे। हाँ, अब आप आपन या ना आपन बसाना, हाँ, तो ये बातें जो हुआ करती थी वो अब तो मैं समझ रहा हूँ अलग सम्मान था उसमें, जी जी अलग, जी जी, हाँ, शब्दों में, जी, भाषा में वो थी। और घर में भी संध्या जी, आपने भी आपके पास भी यही रहा होगा कि हम अगर कोई गलत लफ्ज बोल जाते थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन उसको दुरुस्त करते थे कि अगर मुझे बोलना है, और अगर आपने आकर मेकू कह दिया तो कहते थे ये मेकू क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये तो लफ्ज नहीं है कोई, आप मुझे कहिए। तो वो भी दुरुस्त करते थे, अब दुरुस्त करने वाले नहीं रहे, और वो चलता है। और वो बोलते हैं कि ये बोली भाषा है और इसमें सब चलता है। ये जो है वो बहुत बढ़ रहा है आजकल, जो कंसेप्ट है बढ़ वो रहा है। ये तस्वुर के सब चलता है, सब चलने में फिर तो ये होगा कि हम धीरे धीरे अपनी वो जो बड़ी मजबूत जड़ें हैं हमारी तहजीब की, वो भूलते जाएंगे। और मिट्टी से जुड़ी है हमारी, तो वो तो भूलते चल रहे जाएंगे। हैं। और वाणी के संस्कार हमारे आकाशवाणी में तो हमें होते हैं, हम पर हो ही जाते हैं। और वो सिखाते हैं किस प्रकार से टोन अपना रखना है। हाँ, खुद तो मतलब मुझे ये आपकी, मैं माफी चाहता हूँ, आपकी खुद आवाज में वो कशिश है। देखिए, एक तो निस्वानी आवाज, यानी एक लेडी की आवाज, उसमें वैसी ही कुदरत ने बड़ी कशिश रखी है। उसमें आपकी अपनी आवाज जो, ये एक कुदरत का अतिया है। मैं जब रेडियो पर आया था तो मैं खुद नहीं जानता था कि मेरी आवाज मेरी रोटी रोजगार का जरिया बनेगी, या उसे, ये तो अलग बात हुई। आज भी मैं कभी किसी जलसे में चले जाऊं तो किसी तारुफ तो यही होता है कि, और जब कहते हैं कि यह आवाज़ जो आपने इतने बरसों तक सुनी है वो अब तकरीर करेंगे, तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि अब उम्र की 69 साल मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, तो आवाज़ में वो दमखम तो बाकी रहा नहीं है। लेकिन ये लोग जो है तारुफ करवा देते हैं। जी जी जी। नहीं, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, आवाज की कोई उम्र नहीं होती। ये आपको देखकर, आपकी आवाज को सुनकर हमें प्रतीत हो रहा है, सही में वही आवाज, वही कशिश है उसमें, वही उसका प्रभाव भी है। और एक यहाँ पर सवाल आता है कि आप उर्दू सेक्शन में आपने काम किया है और उर्दू न्यूज आपने पढ़ी है, तो एक ऐसा वाकया कोई आपको याद आता हो कि वो मुझे यहाँ पर मुझे चैलेंज लग रहा था उस वक्त, क्योंकि हम जब न्यूज पढ़ते हैं तो बड़ा न्यूट्रल रहते हैं, उसमें कोई ये नहीं रहती, जज्बात को नहीं लाना पड़ता, क्योंकि थोड़ा सा हमें अलर्ट रहकर वो करनी पड़ती है। तो उसके बारे में कुछ ऐसा अनुभव आप बताइए। चैलेंज का तो वैसे चैलेंजेस तो नहीं, न्यूज मैं कहूँ कि रेडियो पर, आकाशवाणी पर, मुझे इत्तेफाक से ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने प्रोग्रामिंग सेक्शन में भी 8 साल काम किया और न्यूज़ सेक्शन में बहुत अरसे तक काम किया। तो दोनों के अनुभव, उसके तजुर्बे मुझे हुए हैं, बड़े खुशगवार तजुर्बे हुए हैं। लेकिन हर दिन ही एक चैलेंज लगता रहा मुझे, क्योंकि अब आप जाते हो रेडियो पर और न्यूज़ के सिलसिले में, बजाय अनाउंसमेंट्स के आप प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ कुछ लिबर्टीज, कुछ आज़ादी आपको मिल जाती है। न्यूज़ में आपको वो आज़ादी नहीं मिलती। मैं अगर संध्या मोहिते, अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो मैं जुर्म कर रहा हूँ। मुझे नामों में भी बड़ी एहतियात करना पड़ती है, और नाम तो आप जानते हैं कि जब न्यूज़ देते हैं तो हज़ारों नाम आते हैं, उन नामों को पढ़ना भी पड़ता है, बोलना भी होता है। फिर न्यूज़ का चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हम उसका तर्जुमा करते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं। आपने कोई बात कही थी, अब जो बात आपने कही थी उसी बात को जो उसका भरपूर सेंस दे कि संध्या जी ये कहना चाह रही थी, या फलां साहब ये कहना चाह रहे थे, या वजीर आजम ने ये कहा, तो एग्जैक्टली वही होना चाहिए शेड उसका जो उन्होंने कहा था। हम अपने तौर पर उसमें कोई कमी बेशी, एक लफ्ज में भी कमी बेशी नहीं कर सकते थे।
दूसरी ये है कि न्यूज़ रीडर को तो बहरहाल, न्यूज़ रीडर क्या, मैं तो समझता हूँ कि अनाउंसर के लिए जो कोई भी माइक से वाबस्ता अशखास होते हैं उनके लिए उनके जज्बात जो हैं उनको अलग रखना होता है। न्यूज़ में तो आपको एक ही लहजे में बात करना पड़ती है। जो मॉड्यूलेशंस अनाउंसर्स के हुआ करते हैं वो मॉड्यूलेशंस यहाँ के नहीं हुआ करते थे। जी जी, और एक सवाल यहाँ पर जुड़ रहा है कि उर्दू की अलबत्ता मैं प्रासंगिकता। अगेन आई एम सॉरी जी। फॉर इंटरप्शन कि आपको आपके सवाल पूछने से पहले मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन ये है कि जब आप बहुत नाजुक वक्तों में कोई न्यूज़ दिया करते थे, किसी की डेथ की न्यूज़ डेथ हो, की न्यूज़। हाँ, या कोई डिजास्टर की न्यूज़ हो, जैसे हमने वो एक बड़ा चैलेंजिंग था, जो बड़ा तकलीफ भी हुई थी उससे कि मैं सुबह सुबह 5 बजे वो आकाशवाणी की गाड़ी आ जाया करती थी, उसमें बैठे और गए और वो किल्लारी का वाक़या हुआ था और वो जो वहाँ पर भूकंप आया था, तो उसकी न्यूज़ देते वक्त वो अच्छा नहीं लगी। इंसानी जानों का तल्फ हो जाना, इंसानी जानों का चले जाना किसी कुदरती आफत में, तो वो हर सेंसिटिव आदमी को, सभी को मुतासिर करता है। तो उसकी न्यूज़ देते वक्त और एक वो जो एक पूरा माहौल था, फिर बाद में हम वहाँ जाकर हमने वो मंजर खुद अपनी आंखों से देखा और वहाँ रिकॉर्डिंग की और आए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर ज़रा बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल कर और मोहतात रहकर, और दूसरे ये है कि कभी कोई नाखुशगवार वाक़े भी होते हैं, अब इतना बड़ा इलाका है तो वो, या फिर कोई एक्सीडेंट्स की न्यूज़ देते वक्त आपको तकलीफ होती थी, बाकी तो ठीक जी, है। आपने बहुत अच्छा आपका अनुभव बताया कि किस प्रकार से हमें अलर्ट रहना पड़ता था, सतर्क रहना पड़ता था। जी। अपनी आवाज में वो नहीं आना चाहिए भाव जो है, बस जो न्यूज को चाहिए, जी, जो उसकी जी, आवश्यकता जी, है जी। उसके अनुसार आपको वो लानी चाहिए। और एक सवाल यहाँ पर जुड़ रहा है कि उर्दू की प्रासंगिकता को लेकर आपके जो जिन पर आपका प्रभाव है, या जी, और आपको जो प्यारे लगते हैं, जिनका प्रभाव आप पर है, ऐसे कुछ दो व्यक्ति। मैंने असल में मैं जब अनाउंसमेंट भी देता था और जब न्यूज़ भी पढ़ता रहा मैं, तो मेरा जो अपना फितरी, जो मेरा नेचुरल था, मैंने कॉन्शियसली ये कोशिश कभी नहीं की कि किसी का प्रभाव रहे, जी, जी, क्योंकि जब कोई प्रभाव आप कबूल करते हैं जी, तो आप अनुकरण आ ही अपना जाता तो है। हाँ, तो फिर होता यह है कि आप अपना भी भूल जाते हैं और जी, उनका भी जी, भूल बहुत जाते हैं, सही। तो एक नई सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की, जिसको एक शऊरी कोशिश कहते हैं, कि कॉन्शियसली आप किसी को फॉलो सामने करें। रखें। मैंने हाँ, लेकिन मुझे रेडियो की, हमारे यहाँ के हवाले से अगर हमारे न्यूज़ रीडर जो मराठी के थे, अविनाश जी की आवाज़, लक्ष्मण पवार थे, उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। और जो रेडियो ड्रामास हुआ करते थे और जिसके लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग होती थी और कभी कभी हम भी उसमें शरीक होते थे, तो उनमें कई आवाज़ें तो आप खुद जानती हैं कि हमारे शहर के जो ड्रामा सुजाता कांगो जी हैं, अनुया दलवी जी हैं, इन लोगों ने उर्दू के बातों बातों में भी काम किया, उर्दू सीरियल जी, जी। एक जो चलती रही थी उसमें काम किया। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली के कुछ न्यूज़ रीडर्स और अनाउंसर्स, उनका लहजा, लबो लहजा, वो बहुत मुझे अभी भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और लहजा तो आपका भी बहुत अच्छा लगता है। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मेरे रूबरू हैं तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, वरना आप यूँ भी जानती हैं कि सच कहता हूँ मैं कि झूठ की आदत नहीं मुझे। आहा, क्या बात है, जी, सही। जी, और हम भी आपकी आवाज बचपन से सुनते आए हैं, हमारे पापा जी लगाते थे रेडियो और आपकी आवाज आती थी, ये आकाशवाणी है। अब आप मुकीम खान जी से समाचार सुनिए। और एक सवाल यहाँ पर, और जो मैं अभी आपने बात की तो हम थोड़ा सा भूल भी गए, क्या सवाल करना चाहती थी मैं। हाँ, जो सिलसिला है अभी रेडियो का और आवाज की दुनिया, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा मोड भी होता है, एक ऐसा अपना दिल का कोना भी होता है जहाँ पर हमें संगीत सुना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कौन सा संगीत प्यारा लगता है? और यहाँ पर आज हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? देखिए, ये संगीत, मौसीकी को तो रूह की ग़िज़ा कहते हैं। जी, जी। तो मौसीकी तो आपके पूरे जिस्म में, आपकी रूह में एक सरशारी पैदा करती है। और मौसीकी से मेरा रिश्ता मैंने मेरे वालिद अब्दुल हकीम खान साहब हकीम की वजह से भी है कि
घर में बहरहाल वो रियाज किया करते थे सुबह उठकर। तो वो मौसीकी की लहरें वो मेरे कानों में, मेरे कान उससे आशना थे। तो उसकी मौसीकी की मुझे थोड़ी सी समझ है। तो बहुत अंदर एक खुशी की लहरें जो है ना, वो थोड़े से वेव्स चलते हैं। हाँ। तो मुझे तमाम आवाज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन गीत तो बहुत सारे थे। अब तो भूली बिसरी यादें बन गए हैं। लेकिन जो गीत मोहम्मद रफ़ी और लता के जितने भी डुएट्स हैं, अच्छा। जो उन्होंने गाए हैं और जो बेसिकली किसी क्लासिकी राग पर आधारित हुआ करते थे, वो मुझे बड़े बड़े वो पसंद गोल्डन एरा का थे। सब। जी जी, और जी। मुझे अभी भी पसंद हैं। अब कभी शाम रात कभी भी वक्त होता हो तो वो रेडियो पर नहीं, बल्कि ये अपने आपके मोबाइल पर वो लगा कर मैं वो सुनता रहता हूँ। देखिए, ये एक हम लोग नाम की शायद एक फिल्म थी, अशोक कुमार राजकुमार उसमें वो थे, फिरोज खान। अच्छा। और उसमें गाना था जाग दिले दीवाना रुताई वसले यार की। वो गाना मुझे बहुत अच्छा चलिए लगता है। आपके लिए सुनवाते हैं जी, आपकी जी। पसंद का वो प्यारा सा गीत। जाग दिले दीवाना रोते जागी वसले यार की, जाग दिले दीवाना। और यहाँ पर अभी ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारे श्रोता जो है, हमारे छात्र ज़्यादातर हैं, तो उनके लिए आप अपनी आवाज़ में, उनकी आवाज़ के लिए क्या क्या अच्छा करना चाहिए, उन्होंने क्या क्या ख्याल रखना चाहिए अपनी आवाज़ को अच्छी शैली में प्रेजेंट करने के लिए? कौन सी नुस्खे हैं आपके पास? नुस्खा तो नहीं है। तो देखिए, ये असल में किसी भी चीज़ अंदर से एक तलब होना चाहिए, हाँ। ख्वाहिश, एक जुस्तजू होना चाहिए ना कुछ हासिल करने की। अब सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि आप मालूम करें आवाज़ का वो एक नेमत ही है, इट्स गॉड गिफ्टेड। लेकिन अगर किसी के पास ये है कि वो ये नहीं जानता कि वो नेमत या वो गिफ्ट भगवान ने, अल्लाह ने मुझे दी है, तो आपके पास आजकल तो ये इतने सारे वसाइल हैं, इतने सारे आपके रिसोर्सेस हैं, वो देख ले। और आपका यहाँ का खुद FM 90 देवगिरी वाणी यहाँ चलता है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज़ का टेस्ट करवाएं। और जब उन्हें ऐसे लगता है कि ये आवाज़ सूटेबल है माइक के लिए, तो थोड़ा अपना लहजे को भी थोड़ा महज़ब बनाने, उसकी तहजीब करनी पड़ेगी। आप उसको बाजार की ज़बान, गलियों की ज़बान, कूचों की ज़बान, उससे महफिलों की ज़बान, मजलिसों की ज़बान, और फिर रेडियो की ज़बान और रेडियो का लहजा जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जी। अब इसमें दुश्वारी ये है कि अब आप जाकर किसी तरकारी वाले से इस लहजे में बात करेंगे तो वो मुसलसल आपकी तरफ देखता है कि आखिर चाहते क्या है। तो वहाँ आपको फिर वो ज़बान आपकी बदलना पड़ती है, आपको लहजा बदलना। लेकिन जब आपको संध्या जी के साथ बात करनी होगी तो आपको तो उसी महज़ब लहजे में बात करनी होगी जो लहजा आपने अपनाया है। तो उसकी तो थोड़ी सी आपको तहजीब, उसकी ट्रेनिंग करनी, उसकी तरबियत करनी पड़ेगी आवाज़ की, और उसको थोड़ा सा उसको हिफाजत का भी ख्याल करना पड़ेगा। शायद मैंने अपनी आवाज़ की बहुत ज़्यादा हिफाजत नहीं की, मैंने हिफाजत नहीं की, फिर भी अच्छी है अभी तक। माध्यम के अनुसार आपकी भाषा भी बदलती है, आपका टोन शैली भी बदलती है, आपने अच्छा बखूबी भी बताया यहाँ पर। और उस भाषा के लिए आपने जो संस्कार की ज़रूरत है, और उसके लिए आपने कहा है कि ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे कि रेडियो है, वहाँ पर वाणी के संस्कार होते हैं, उनसे जुड़िए, आपने ये कहा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत, क्योंकि वो है आपको यहाँ पर इस कॉलेज में ये एक बड़ी आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप ही के प्रीमिसेस में एक इतना बड़ा मीडियम है, उस मीडियम का उन लोगों को, और अपने ये एक्सपोजर भी है। वो जब आप इसके जरिए अगर लोगों तक पहुंचेंगे तो आप के अंदर का जो शायर है, जो अदीब है, जो ड्रामा फनकार है, वो बाहर आएगा, उसको बूस्ट मिलेगा, उसको थोड़ा सा हवा मिलेगी, उस चिंगारी को हवा मिलेगी। जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अपनी भाषा से अपने आप से प्यार कीजिए, ताकि आपका जो पैशन है वो प्रोफेशन में बदल जाएगा। जैसे कि आप अपनी आवाज पर ही आपका अभी तक का काम है पूरा, और आपकी आवाज से ही सब लोग आपको जानते हैं। हाँ, अभी कभी यूं होता है, अभी कोई मिलता है, कभी चले जाएं,
वो कहता है कि हम हमारा बचपन आपकी आवाज़ को सही सुनते में। सुनते गुजरा। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो अपने वालिद से भी मिलाते हैं जो मेरी उम्र के या उनसे मुझसे ज़्यादा। वो कहते हैं कि देखिए अब्बा, आप ये खान मुकीम खान है जिनकी खबरें आप हमसे कहते थे कि रेडियो लगा दो, खबरें सुनना है, तो उनसे मिलते हैं। तो एक उसका अच्छा सा एहसास तो होता है, जी खुश होता है वो सब अलग से सुनकर। प्रोत्साहन हाँ जी अंदर जी, से और अंदर आ से जाता है। हाँ, अभी शुक्र तक, हाँ। शुक्र करते हैं कि भाई एक अच्छी सी जगह। अब चूंकि आकाशवाणी को मैं आकाशवाणी ही नहीं समझता, बल्कि आकाशवाणी की तरह ये इदारे भी, वो भी ये कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ। यहाँ पर आप आती हैं, आप बुलाएंगी तो तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को बुलाएंगी। उसमें मौसीकी से रिलेटेड, फनून लतीफ़ा, जिसको फाइन आर्ट्स के लोग भी आएंगे, तो एक कॉमन आदमी है भी आएगा, एक विद्यार्थी भी आएगा, तो उनसे भी बात करेंगे। तो ये कल्चर की परवरिश होती है इन इदारों में। आकाशवाणी ने वो बरसों तक और अभी तक वो परवरिश कर रही जी, है। आप वाणी संस्कृति से जुड़े हुए हैं अब तक, और अभी जो आपका दिन क्रम है, जैसे कि हम कहते हैं कि रूटीन है, वो किस प्रकार से है, वो थोड़ा सा हमें समझाइए। नहीं, अब थोड़े से मामूलात जिंदगी के बदल गए हैं, क्योंकि अब जिंदगी की दौड़ में अब आप शामिल नहीं हैं। अब जिंदगी अब जरा थोड़े थोड़े से आप अपने आप को समेट रहे हैं, और सभी को चाहिए कि वो अपने को आपको थोड़ा समेट ले, समझ जाए कि ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। आपको इसके बाद जो है ये इसको खुदा हाफिज ही कहना है। अब जितने जी सर, सालों तक जो कही है। सांसें हैं वो सांसें चलेंगी, जी। लेकिन यह है कि आप अपनी तरफ से अपनी नस्ल को क्या देते हैं। हाँ। अब क्योंकि आप शौहर हैं, आप माँ बाप हैं, आप और रिश्तों में बंधे हुए हैं, लेकिन सोसाइटी के तय अपना जो माशरा है, अपनी जो कल्चर है, और हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि हमने सोसाइटी को क्या पे बैक किया है, हमने वापस अपने माशरे को, जिसने आपको इतनी सारी मोहब्बतें दी, आपने अपने तौर पर उनके साथ क्या सलूक किया। तो अब तो मैं समझता हूँ कि मॉनेटरी या मटेरियलिस्टिक उसमें आपने क्या किया होगा वो जाने दीजिए, लेकिन मोहब्बत के दो बोल ही जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि आज के बहुत सारे ज़ख्म लगते हैं, दिन ब दिन कुछ ना कुछ ज़ख्म लगते जाते हैं, तो उन पर मरहम, उन पे पाहा रखने के लिए आपको एक ही उसका नाम है, और वो है मोहब्बत। मोहब्बत जी, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया कि समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व वो क्या तो है, वो आपको समझ अब कर मेरे आपने- मामूलात में यह है कि मैं थोड़ा सा उर्दू के कुछ सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, और उसमें शरीक हो जाया करता हूँ, या फिर उसके बाद में दोस्त अहबाब हैं, तो वहाँ बात ये नहीं होती कि कुछ गप्पियों में वक्त गुजर जाए, बात ये भी होती है कि हमसे हमारा माशरा क्या चाहता है, और वो जो हमारा एक मुल्क है जो सारी दुनिया में सबसे मुमताज़, सबसे बड़ी हैसियत रखने वाला मुल्क है, वो उस मुल्क में उसके लोगों के लिए आप अपने तौर पर अगर कुछ कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। और अगर उसमें करने की नौबत यह है कि कुछ नई नस्ल के लोगों में आप ये बता दें कि इसकी अज़मत को ही वाज़े कर दें कि हमारा मुल्क कितना अजीम है, कितनी बड़ी जमहूरियत का ये एक अलंबरदार है, और सारी दुनिया में इसके चर्चे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी हो जाएगा। बहुत अच्छा बताया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो के माध्यम से आपने खुद का व्यक्तित्व को यानी कि सुधार लिया है, विकसित किया है, और अभी इस मुकाम पर आप बोल रहे हैं कि समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व क्या है, हमने क्या करना चाहिए, और किस प्रकार से समाज का जो हम विकास करने हेतु क्या क्या एक अहम कदम उठाने चाहिए, उस पर आपने बड़े गौर से फरमाए। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जब बोल रहे थे तो हम जो कुछ मैं सवाल पूछना चाहती हूँ वो सब भूल जाती हूँ, जैसे कि आपकी आवाज़ में, आपकी बातों में वो जादू अब भी कायम है, ये हम यहाँ पर बता रहे। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सवाल भी भूल गई हूँ, और मैं क्या बोलना चाहती थी वो सब भूल के मैं अलग ही कुछ मैंने सवाल की है आपसे। माइक के सामने बैठा हूँ, वो ये स्टूडियो के माइक से ये तो हमारी सांसें जो है ना, इसी में तो बसी हुई हैं, ये इसी माइक से हमारा रिश्ता तो बहुत दिनों से है, बहुत अभी तक है। सांस जब तक चलेगी तब तक इससे हमारा। और जब आप स्टूडियो में बैठे हों और कोई ना हो, एक दो लोग हों,
तो वो सब सारी इसके साथ गुजारा हुआ एक वही एक वही पल एक वो एक पल याद याद आते आता है। हैं जी, और जी, वो हमसे बातें जी, भी जी, करता जी, है। बातें भी बहुत अच्छा यहाँ पर आज हमारा जो वार्तालाप हुआ है, आवाज की दुनिया, सही में सही मायने में आवाज की दुनिया यहाँ पर हमारे साथ आज इस स्टूडियो में उपस्थित थी। और मुझे भी बहुत हर्ष हुआ कि जिनके आवाज सुनकर हम संभलते रहे, संवरते रहे, खुद को सजाते रहे, उनकी तरह नकल भी करते रहे हम बहुत बार, वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हमने उन्होंने बात की है, संवाद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, आपका। बहुत बहुत मुकीम शुक्रिया। खान जो रेडियो न्यूज रीडर थे और अब भी उनकी आवाज सुनकर जी, बहुत लोग। मेरे लिए इज्जत, आपकी मोहब्बत, आपने जी बहुत बुलाया। बहुत धन्यवाद। और आपके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशें संध्या जी, और ये ख्वाहिशें कि जिस काम को आपने शुरू किया है उसका मकसद पूरा होता रहे, जो आप अचीव करना चाहते जी हैं, आपका जो आशीष हासिल है करना जी, चाहिए। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। मेरी दुआएं और नेक